जंगलों में लोग अक्सर गायब हो जाते हैं। ये ऐसी बात नहीं है जो आम लोग सुनते हों, और ये निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में हम खुलकर बात करते हैं। लेकिन ऐसा होता है। ये जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा बार होता है। और ये सिर्फ सामान्य मामले नहीं हैं, जैसे खोए हुए हाइकर्स या वो बेवकूफ कैंपर्स जो रास्तों से भटक जाते हैं। ज्यादातर ऐसे मामलों को हम समझा सकते हैं, पर मैं बात कर रहा हूं उन दूसरे मामलों की, वो जो बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं, बिना किसी तुक या कारण के, वो जिनके लिए हर संभव स्पष्टीकरण नाकाम हो जाता है और आप वहां खड़े रह जाते हैं, ये सोचते हुए कि क्या आप कभी समझ पाएंगे कि आखिर हुआ क्या था। ये वो मामले हैं जो मुझे रातों को जगाए रखते हैं। मैं 20 साल से पार्क रेंजर हूं और मैंने यहाँ ऐसी चीजें देखी हैं जो मैं चाहता हूं कि काश मैंने ना देखी होती। ऐसी चीजें जो आपको दुनिया के बारे में हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती हैं। थोड़े समय के बाद आप सीख जाते हैं कि प्रकृति हमारे नियमों का पालन नहीं करती। उसे तर्क, कारण या जो होना चाहिए उसकी परवाह नहीं है, और कभी कभी वो लोगों को खा जाती है बिना किसी स्पष्टीकरण के, बिना किसी संघर्ष के निशान के, बस गायब कर देती है। एक खास जगह है जो मुझे हमेशा परेशान करती है। पार्क के उत्तरी हिस्से में गहराई में एक खुला मैदान है। वो किसी नक्शे पर नहीं है और ज्यादातर लोग इसे तब तक नहीं ढूंढ सकते जब तक वो इस इलाके को अच्छी तरह से न जानते हों। शायद ये बात अच्छी ही है, क्योंकि आप वहां कभी नहीं पहुंचना चाहेंगे। मुझे उस इलाके से कई लोगों को बाहर निकालना पड़ा है और उनमें से सभी एक टुकड़े में वापस नहीं आए, अगर वो हमें कभी मिले भी। मुझे याद है जब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि वहां कुछ गलत है। ये करीब 10 साल पहले की बात है। हमें एक लापता बच्ची के बारे में कॉल आई थी। एक छोटी लड़की जो अपने परिवार के कैंप लगाने के दौरान भटक गई थी। अब ऐसी घटनाएं जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा होती हैं, और आमतौर पर हम उन्हें कुछ घंटों में ढूंढ लेते हैं। वो डरे हुए होते हैं, थोड़े बहुत खरोंचों के निशान होते हैं, लेकिन वो ठीक होते हैं। लेकिन ये मामला अलग था। हमने 3 दिन तक तलाश की, कुत्ते, हेलीकॉप्टर, वॉलंटियर्स, सब कुछ इस्तेमाल किया, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। ना कोई पदचिन्ह, ना कपड़ों का कोई टुकड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में गायब हो गई हो। चौथे दिन वो हमें मिली। वो उसी खुले मैदान के बीच में खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, सामने की ओर देख रही थी, जैसे किसी ट्रांस में हो। उसके कपड़े गंदे थे और उसके हाथ पैरों पर खरोंचों के निशान थे, लेकिन इसके अलावा वो ठीक थी। शारीरिक रूप से तो ठीक ही लग रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी, ना मुझसे, ना अपने माता पिता से, और ना किसी और से। वो बस वहां खड़ी थी, दूर कहीं देख रही थी, जैसे हमारी आवाज सुन ही नहीं रही थी। जब हमने उसे हिलाने की कोशिश की, उसने विरोध किया, हिंसक रूप से नहीं, बस ऐसे जैसे उसका मन ना हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां रहना चाहती थी, जैसे उसे वहां रहना जरूरी था। आखिरकार हमें उसे उठाकर ले जाना पड़ा। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भूल पाऊंगा कि उस मैदान से दूर जाते वक्त वो कैसी दिख रही थी। उसकी आंखें बार बार उसी ओर देख रही थी, जैसे वो कुछ पीछे छोड़ रही हो। हम उसे अस्पताल ले गए, लेकिन उन्हें उसके साथ कोई भी परेशान करने वाली बात नहीं मिली। ना कोई सदमा, ना कोई चोट, कुछ भी नहीं। उसके माता पिता कुछ महीनों बाद वहां से चले गए और उसके बाद मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली। ये पहला मौका था जब मुझे पता चला कि इस जगह में कुछ गलत है, लेकिन ये आखिरी नहीं था। इसके 5 साल बाद एक और मामला हुआ। एक अनुभवी हाइकर जिसे पार्क की हर गली और नाली का पता था। वो सालों से यहाँ आ रहा था, हमेशा वही रास्ते लेता था,
और हमेशा जाने से पहले हमसे चेक इन करता था। वो काफ़ी अच्छा इंसान था, सबका सम्मान करने वाला, बेवजह जोखिम नहीं लेता था। लेकिन वो भी उसी रास्ते पर गायब हुआ जो उस लड़की के मिलने की जगह से ज़्यादा दूर नहीं था। हमने तलाश शुरू की, इलाके के हर इंच को छान मारा, फिर भी कुछ नहीं मिला। कई दिनों तक ऐसा लगा जैसे वो बस गायब हो गया हो। और फिर 5वें दिन हमें उसका बैकपैक एक पेड़ के सहारे टिका हुआ मिला। कोई संघर्ष का निशान नहीं था, कोई संकेत नहीं था कि उस पर हमला हुआ था। बैग के अंदर का सामान, पानी, स्नैक्स और उसका नक्शा सब वैसे के वैसे ही थे। ऐसा लगा जैसे उसने इसे कुछ मिनट पहले ही वहां रखा हो, लेकिन वहां उसका कोई निशान नहीं था, ना एक भी पदचिह्न, ना कोई संकेत कि वो उस रास्ते से हटा हो। वो बस गायब हो गया था। सालों में मेरे पास ऐसे कई और मामले आए, ऐसे लोग जिन्हें ढूंढना आसान होना चाहिए था, जो इस इलाके को जानते थे, जो जोखिम नहीं लेते थे, फिर भी वो गायब हो गए थे। कभी कभी हमें वो मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर बार नहीं। पर जब मिलते हैं तो वो उस हालत में नहीं होते कि बता सकें कि उनके साथ क्या हुआ था। या तो उन्हें कुछ याद नहीं होता, या वो इस बारे में बात करने से मना कर देते हैं। हालांकि यहाँ एक पैटर्न है, जो लोग मिलते हैं वो हमेशा बदले हुए होते हैं, दूर दूर से लगते हैं जैसे उनसे कुछ छीन लिया गया हो। कुछ ठीक हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इतने भाग्यशाली नहीं होते। वो इस दुनिया में रहकर भी इस दुनिया से धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ी, सबूतों को देखा, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। लेकिन सबसे अजीब मामला पिछले साल हुआ। 4 कॉलेज के लड़के लड़कियां एक वीकेंड कैंपिंग ट्रिप के लिए यहाँ आए थे। वो सभी आउटडोर टाइप थे, हाइकिंग और रफ इलाकों में कैंपिंग के आदी थे। उन्होंने नदी के पास स्टेशन से करीब 6 मील दूर अपना कैंप लगाया और सब कुछ ठीक लग रहा था। उन्होंने जाने से पहले हमसे चेक इन किया और उसके बाद उनकी कोई खबर नहीं आई। 3 दिन बाद उनमें से एक लड़का अकेला ठोकरें खाता हुआ स्टेशन पर वापस आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो गंदगी से ढका हुआ था। वो बहुत डरा हुआ था। वो कांपना बंद नहीं कर रहा था, बोलना बंद नहीं कर रहा था। वो बार बार एक ही बात कह रहा था, उसने उन्हें ले लिया, उसने उन्हें ले लिया। हमने उसे शांत करने की कोशिश की, उससे साफ जवाब लेने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ समझ में आने वाली बात नहीं कह रहा था। आखिरकार हमने उससे इतना तो निकाला कि हम समझ सकें कि हुआ क्या था, या कम से कम उसे क्या लगा कि उनके साथ क्या हुआ था। उसके मुताबिक वो पार्क के उत्तरी हिस्से में हाइकिंग कर रहे थे, उस खुले मैदान से ज़्यादा दूर नहीं जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। वो मुख्य रास्ते से हटकर चल रहे थे, लेकिन उन्हें लगता था कि वो जानते हैं कि वो कहाँ हैं। उसने कहा कि सब कुछ एक अजीब से एहसास के साथ शुरू हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। चाहे वो कितना भी चलें, वो एहसास नहीं गया। फिर उन्हें कुछ सुनाई देने लगा, कुछ आवाज़ें, लेकिन सामान्य आवाज़ें नहीं, बल्कि जैसे दूर कोई बातचीत कर रहा हो। लेकिन उनके आसपास कोई नहीं था, ना कोई हाइकर, ना कोई जानवर, कुछ भी नहीं। उसने कहा कि उन्होंने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वो एहसास और बुरा होता गया। फिर दूसरी रात को उनका एक दोस्त गायब हो गया। वो आधी रात को जागे और वो बस गायब था। उसका स्लीपिंग बैग वहीं था, उसके जूते, उसका बैग, सब कुछ वहीं था, लेकिन वो नहीं था। उन्होंने घंटों तलाश की, उसका नाम पुकारा, ये देखने की कोशिश की कि वो कहाँ गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। उन्होंने सामान समेटा और स्टेशन की ओर वापस चलना शुरू किया, ये सोचकर कि वो इसकी सूचना हमें देंगे और सर्च पार्टी शुरू करेंगे। लेकिन फिर दूसरा गायब हो गया। इस बार उस लड़के ने कसम खाई
कि उसने उसे गायब होते हुए देखा। वो चल रहे थे और अचानक उसका दोस्त बस वहां नहीं था। एक सेकंड पहले वो ठीक उसके पीछे था और अगले ही पल वो गायब हो गया। ना कोई आवाज, ना कोई संघर्ष का निशान, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही गायब हो गया। जब तक उन्हें समझ आया कि क्या हुआ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनमें से तीसरा भी चला गया। उस लड़के ने कहा कि वो अपने दोस्त को चेक करने के लिए पीछे मुड़ा और वो बस गायब हो गई। उसने उसका जाना तक नहीं सुना। वो एक सेकंड वहां थी और अगले ही पल नहीं थी। फिर वो भागा। उसने कहा कि वो मीलों तक भागता रहा, बिना रुके, बिना पीछे देखे, बस भागता रहा और आखिरकार वो स्टेशन तक पहुंच गया। लेकिन उसके सारे दोस्त गायब थे। हमने तलाश की, लेकिन हमें वो कहीं नहीं मिले। ना कोई संघर्ष के निशान मिले, ना कोई संकेत मिला कि वो वहां कभी थे भी। हमें उनका कैंप मिला जैसा उस लड़के ने बताया था। 3 स्लीपिंग बैग, 3 बैग और सब कुछ था। कुछ भी छुआ तक नहीं गया था। ना कोई गड़बड़ी का निशान था और ना कोई जानवर का संकेत। वो लड़का कभी पार्क में वापस नहीं आया। मैं उसे दोष नहीं देता। उसने जो कुछ भी देखा था, उसके बाद मैं भी वापस नहीं आता। मैंने 100 बार खुद से पूछा कि ये क्या है जो इन लोगों को ले जाता है। मैंने हर संभव कारण सोचा है, जंगली जानवर, अजीब हादसे, यहाँ तक कि कोई इंसानी तत्व, जैसे कोई सीरियल किलर या जंगल में छिपकर रहने वाले चोरों का गिरोह। लेकिन कुछ भी ठीक नहीं बैठता, खासकर जिस तरह से लोग गायब होते हैं और जिस तरह से वापस आ जाते हैं। मैंने पाक के इतिहास को खंगाला, कुछ भी ढूंढने की कोशिश की जो ये समझा सके कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। कम से कम कुछ ठोस तो नहीं मिला। कुछ कहानियां जरूर मिली। हर जगह की कहानियां होती हैं, अर्बन लेजेंड्स, लोक कथाएं, जो इस इलाके में रहने वाली मूल जनजातियों से चली आ रही हैं। वो आत्माओं की बात करती हैं, जंगल में ऐसी जगहों की जहां दुनिया की सीमाएं बहुत पतली हैं और जहां से लोग ले लिए जा सकते हैं। लेकिन ये तो बस कहानियां हैं। कम से कम मैं पहले ऐसा ही सोचता था, लेकिन अब मुझे उन कहानियों पर भरोसा होने लगा है। खैर, मैं अब उस खुले मैदान के पास नहीं जाता जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, और तब भी मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकता। वहाँ कुछ तो है, कुछ ऐसा जो ढूंढा जाना नहीं चाहता, लेकिन साथ ही वो हमेशा देख रहा होता है, हमेशा किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा होता है। मैंने नौकरी छोड़ने के बारे में सोचा है, सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाने के बारे में सोचा है, जहां मुझे इस सब के बारे में ना सोचना पड़े। लेकिन हर बार जब मैं ऐसा सोचता हूं, मुझे वो लोग याद आते हैं जो गायब हुए हैं, वो परिवार जिन्हें कभी जवाब नहीं मिले, वो जो अभी भी अपने प्रियजनों के घर लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं। और बस इसलिए मैं अभी नहीं जा सकता जब तक मैं ये ना समझ लूं कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। इसलिए मैं तलाश करता रहता हूँ, उन्हीं रास्तों पर गश्त करता रहता हूँ, इस उम्मीद में कि एक दिन मुझे कुछ ऐसा मिलेगा जो समझ में आए, कुछ ऐसा जो इन सारी गुमशुदगियों को, यहाँ होने वाली सारी अजीब चीज़ों को मुझे समझा सके। मैंने इन जंगलों में कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जो तर्क को नकारती हैं, लेकिन दूसरे रेंजर्स की कहानियाँ जो शिफ्ट्स के बीच या कैंप फायर पर फुसफुसाहट में सुनाई जाती हैं, वो आपकी रीढ़ में सिरहन पैदा कर देती हैं। कुछ ऐसी हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि बस कहानियाँ ही हों, लेकिन कुछ वो कहानियाँ नहीं हैं। ये वो हैं जो आपको रात में कंधे के पीछे देखने पर मजबूर करती हैं। एक कहानी जो मुझे अभी भी परेशान करती है, वो एक छोटी लड़की की है। शायद उस वक्त वो 5 या 6 साल की थी। ये करीब 8 साल पहले की बात है। उसका परिवार पाक के एक दूर दराज कैंप साइट पर कैंपिंग कर रहा था।
ऐसा इलाका जहां बिना अच्छे हाइकिंग अनुभव के आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता। वो अनुभवी कैंपर थे, उस टाइप के जो बेवकूफ़ी भरी गलतियां नहीं करते। उन्होंने अपना टेंट एक पानी की धारा के पास लगाया था, मुख्य रास्ते से करीब 3 मील दूर। माता पिता ने बताया कि वो शाम को कैंप सेट करते वक्त भटक गई थी। उन्हें लगा कि वो बस पानी के पास चली गई होगी या फूल तोड़ने गई होगी, जैसा वो अक्सर उनकी कैंपिंग ट्रिप्स पर करती थी। जब वो 1-2 मिनट बाद वापस नहीं आई तो उन्होंने उसे ढूंढना शुरू किया। ये एक लंबी भयानक तलाश की शुरुआत थी। हमने भी एक टीम बनाई और जंगल में फैल गए उसका कोई भी निशान ढूंढने के लिए। हमें कैंप से दूर जाते हुए छोटे छोटे पदचिन्ह मिले जो निश्चित रूप से उसके ही थे, लेकिन करीब आधा मील बाद वो बस रुक गए। कोई संघर्ष का निशान नहीं, कोई संकेत नहीं कि वो कहीं गिरी थी या किसी और चली गई थी। वो निशान बस वहीं खत्म हो गए। हमने दिन रात उसकी तलाश की। जब गुम होने वाला कोई बच्चा हो तो ये और भी बुरा लगता है, और हम उसे ढूंढने के लिए दृढ़ थे। लेकिन पहले हफ्ते के बाद हमें तलाश बंद करनी पड़ी। हमें सच में यही लगा कि जंगल ने उसे खा लिया है। और फिर 5 साल बाद वो अचानक जंगल से बाहर निकल आई। वो सुबह का समय था, सूरज उगने के ठीक बाद का, जब किसी रेंजर ने उसे देखा। वो पेड़ों की कतार के किनारे खड़ी थी, एक पुराने फायर टावर के पास जिसे हम अब इस्तेमाल नहीं करते। पहले तो उसे लगा कि वो किसी खोए हुए हाइकर का बच्चा है, शायद किसी ग्रुप से भटक गया है। लेकिन जैसे ही वो पास गया उसे एहसास हुआ कि वो कोई खोई हुई लड़की नहीं थी। वो वही लड़की थी जो सालों पहले गायब हुई थी। वही चेहरा, वही कपड़े, हालांकि वो घिसे और फटे हुए थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, वो एक दिन भी बड़ी नहीं लग रही थी। पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, बस दूर खाली नजरों से देखती रही। जब उसे स्टेशन पर लाया गया तब भी वो नहीं बोली। उसे कुछ बोलने में घंटों लगे और तब भी उसने जो कहा वो ज़्यादा समझ में नहीं आया। उसने कहा कि वो उसके साथ थी। जब हमने उससे पूछा कि वो कौन था तो वो बार बार एक ही बात कहती रही, बेयर मैन। उसने एक ऐसे प्राणी की बात की जिसने उसे उठा लिया था, कुछ ऐसा जो आदमी जैसा दिखता था लेकिन था नहीं। उसने कहा कि उसके भालू जैसे बाल थे, लेकिन वो 2 पैरों पर चलता था और उसकी बड़ी बड़ी पीली आंखें थीं जो अंधेरे में चमकती थीं। उसने बताया कि वो उसे जंगल के गहरे हिस्से में एक ऐसी गुफा में ले गया जिसे वो नहीं पहचानती थी। वो वहाँ अकेले रही और उसे लगा कि वो सिर्फ कुछ दिन वहाँ रही थी, लेकिन जब वो बाहर निकली तो सब कुछ बदल चुका था। 5 साल बीत चुके थे। मैंने कभी उस गुफा को नहीं देखा। हमने उसे वो जगह दिखाने को कहा जो उसने बताई थी, लेकिन हर बार जब हम उस जगह के करीब पहुंचते वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती, बेकाबू होकर रोने लगती और कहती कि वहाँ सुरक्षित नहीं है, कि वो अब भी वहीं है और हमें देख रहा है। उसके माता पिता उसे लेकर हमेशा के लिए उस इलाके से दूर चले गए। मैं उन्हें दोष नहीं देता। मुझे कभी उस तथाकथित बेयर मैन का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन उसकी कहानी मेरे दिमाग में अटक गई। डराने वाली बात यह नहीं थी कि उसने उसका वर्णन किया था, बल्कि वो थी जो उसने नहीं बताया। उसकी आंखों में कुछ था जब वो उसके बारे में बात करती थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा था जिसे वो समझ भी नहीं सकती थी, और उसने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया था। जो भी उसे ले गया था वो हमारी दुनिया का नहीं था। और फिर एक परिवार की कहानी और है। ये कहानी बहुत सुनने में आती है और ये उन कहानियों में से है जो सुनने में पूरी तरह काल्पनिक लगती है। लेकिन वो परिवार जिसमें 3 लोग थे, एक पति, पत्नी और उनका किशोर बेटा,
वो अब भी कसम खाते हैं कि उनकी कहानी एकदम सच है। ये शरद ऋतु के अंत की बात थी, पहली बर्फ पड़ने से ठीक पहले, और उन्होंने सर्दी शुरू होने से पहले आखिरी कैंपिंग ट्रिप करने का फैसला किया। उन्होंने उत्तरी रिज के पास एक जगह चुनी जहां पेड़ कम हो जाते हैं और नीचे की घाटी का साफ नज़ारा दिखता है। उन्होंने कैंप लगाया, आग जलाई और रात के लिए तैयार हो गए। उनके मुताबिक सब कुछ सामान्य कैंपिंग ट्रिप की तरह शुरू हुआ। उन्होंने आग पर खाना बनाया, अगले दिन की योजनाओं के बारे में बात की, और फिर कुछ अजीब हुआ। आधी रात के आसपास जब वो बुझती हुई आग की राख के पास बैठे थे, उन्हें पेड़ों में कुछ हलचल दिखी। पहले उन्हें लगा कि शायद कुछ हिरण गुजर रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने कुछ आकृतियों को खुले मैदान में कदम रखते देखा। वो 3 थे, बहुत ज्यादा पीले, लंबे, पतले और खामोश। वो धीरे धीरे चल रहे थे, लगभग तैरते हुए, और उनकी आंखें आग की रोशनी में एक अप्राकृतिक तरीके से चमक रही थी। परिवार ने बताया कि वो वहीं ठिठक गए, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। वो आकृतियां आग के किनारे पर रुक गईं और वहां खड़ी होकर उन्हें देखने लगी। पति ने, जो समझने की कोशिश कर रहा था, उसने उन्हें आवाज लगाई और पूछा कि क्या वो खो गए हैं या उन्हें कोई मदद चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो बस वहां खड़े रहे, अपनी बड़ी काली बिना पलक झपकाए आंखों से घूरते रहे। फिर उनमें से एक ने मुस्कुराया। पत्नी कसम खाती है कि तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। वो मुस्कान ठीक नहीं थी, बहुत चौड़ी, बहुत तेज, जैसे दांत इंसान के कम और जानवर के ज्यादा हों। तभी वो आकृतियां और करीब आने लगी, आग के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। अभी भी बिना कुछ बोले बस मुस्कुराती रही। उस परिवार ने वही किया जो उनके दिमाग में आया। उन्होंने जो कुछ भी हाथ लगा उसे उठाया और अपनी कार की ओर भागे, जो करीब 100 गज दूर पार्क थी। उन्होंने टेंट या बाकी सामान समेटने की जहमत नहीं उठाई, वो बस भागे। उन्होंने बताया कि वो कुछ सुन सकते थे, जैसे उनका कोई पीछा कर रहा था, कदमों की ऐसी तेज आवाज जो संभव नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जब वो कार तक पहुंचे और हेडलाइट्स जलाईं, तो वहां कुछ भी नहीं था। वो घबराहट में रेंजर स्टेशन की ओर कार चलाकर लौटे, डरते हुए कि वो उन चीजों को, जो भी वो कुछ थी, उन्हें फिर से ना देख लें। जब वो रेंजर स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने हमें सब कुछ बताया। मैं उनकी आंखों में डर देख सकता था, उनके हाथ कांप रहे थे। ये वो लोग नहीं थे जो कहानियां गढ़ते हों। अगली सुबह हम उनके कैंप को देखने गए। टेंट वहीं था, आधा टूटा फूटा था और आग का गड्ढा ठंडा था। वहां किसी और के होने का कोई निशान नहीं था, ना कोई पदचिन्ह थे और ना कोई और निशान। उसके बाद वो परिवार कभी पाक में वापस नहीं आया। वो कुछ राज्यों दूर चले गए और सुना है कि उनके बेटे को अभी भी उन आकृतियों के बारे में बुरे सपने आते हैं। कुछ दूसरे रेंजर्स सोचते हैं कि शायद उन्होंने खुद को कुछ ज्यादा ही डरा लिया था। शायद उन्होंने कुछ ऐसा खाया जिसने उनके दिमाग को प्रभावित किया, या शायद वो किसी जानवर को देखकर डर गए थे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने उनकी जैसी बहुत सारी कहानियां सुनी हैं। एक और कहानी है जो मैंने कई बार सुनी है, लेकिन इसे पक्का करना मुश्किल है। ये किसी एक व्यक्ति या एक परिवार से जुड़ी नहीं है, बल्कि एक बार बार होने वाली घटना से जुड़ी है, जिसके बारे में सालों से बात होती रही है। मैंने इसे खुद कभी नहीं देखा, लेकिन इतने लोगों ने इसका जिक्र किया है कि मैं इसे पूरी तरह खारिज नहीं कर सकता। और इसे कहते हैं सीढ़ी। ये वैसी ही है जैसी सुनने में लगती है। शायद आपने इसके बारे में सुना हो। बस जंगल के बीच में एक सीढ़ी, बिना किसी ढांचे से जुड़ी, बिना किसी कारण के वहां खड़ी।
कुछ लोग कहते हैं कि सीढ़ी पुरानी लगती है, जैसे किसी ढहती हुई हवेली से निकली हो, जबकि कुछ कहते हैं कि वो एकदम नई है, लगभग चमकदार, जैसे अभी अभी बनाई गई हो। लेकिन सभी कहानियां एक बात पर सहमत हैं, आपको इस पर चढ़ना नहीं चाहिए। रिपोर्ट्स हमेशा एक जैसी होती हैं। हाइकर्स को वो सीढ़ी मिलती है, आमतौर पर मुख्य रास्ते से हटकर, पार्क के ज़्यादा सुनसान हिस्सों में। कुछ जिज्ञासु लोग ऊपर तक चढ़ जाते हैं और तभी चीज़ें गलत होने लगती हैं। जो लोग सीढ़ी पर चढ़ते हैं वो बताते हैं कि ऊपर पहुंचते ही उन्हें चक्कर सा आता है, जैसे कुछ बदल गया हो, लेकिन वो ठीक ठीक बता नहीं पाते कि क्या। कुछ ने कहा कि जब वो नीचे की ओर देखते हैं तो जंगल अलग सा लगता है, एकदम पराया। और फिर जब वो नीचे उतरते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वो उस जगह पर नहीं है जहां वो पहले थे। पेड़ गलत लगते हैं, रास्ते मेल नहीं खाते और वापसी का रास्ता असंभव रूप से दूर लगता है। जो खुशकिस्मत होते हैं वो कई घंटों या कई दिनों तक भटकने के बाद वापस आ जाते हैं, लेकिन जो बदकिस्मत होते हैं, खैर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो कभी वापस नहीं आते। और भी कहानियां हैं, रात में पेड़ों के बीच दिखने वाली अजीब रोशनी की कहानियां, कहीं से आती आवाज़ों की, कैंपसाइट्स के किनारे खड़ी आकृतियों की जो देखती हैं लेकिन कभी पास नहीं आती। हर रेंजर की एक कहानी है, चाहे वो इसे स्वीकार करे या नहीं। कुछ लोग दूसरों की तुलना में ज़्यादा खुलकर बात करते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसे हम पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। मैंने इन कहानियों को पीछे छोड़ने के बारे में सोचा है, पार्क और यहाँ होने वाली अजीब चीज़ों से दूर चले जाने के बारे में सोचा है, लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता जैसे जंगल ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले रखा हो। शायद मैंने बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सुन लिया है, शायद अब वो मुझे जाने नहीं देगा। मैं कभी कभी उस छोटी बच्ची के बारे में सोचता हूँ जो इतने सालों बाद वापस आई थी, और सोचता हूँ कि क्या और भी ऐसे लोग हैं, लोग जो ले लिए गए, जंगल के अंधेरे कोनों में कहीं रखे गए और शायद वापस आने के इंतज़ार में हों, या शायद वो अभी भी वहाँ हैं, किसी ऐसी जगह में खोए हुए जो हम तक नहीं पहुँच सकती। वो हमें देख रहे हैं, सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी दुनिया में वापस कदम रखें। और फिर मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूँ जो कभी वापस नहीं आते। मैं चाहता हूँ कि कहानियाँ यहीं रुक जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा लगता है कि हर बार जब मुझे लगता है कि मैंने जंगल की सबसे अजीब बात सुन ली है, कुछ और सामने आ जाता है जो समझ से परे है। एक घटना थी जो आज भी मुझे भ्रमित करती है। ये एक परिवार से जुड़ी थी जो पार्क के दक्षिणी किनारे के पास कैंपिंग कर रहा था, ज़्यादा विकसित इलाकों के करीब, लेकिन फिर भी जंगल में इतना गहरा कि अलग थलग महसूस हो। उनका एक बेटा था, शायद 10 या 11 साल का, जो व्हील चेयर पर था। उसे रीढ़ की हड्डी की बीमारी थी, लेकिन उसे बाहर रहना बहुत पसंद था। उसके माता पिता ने उसके व्हील चेयर में ऑल टेरेन पहिए लगाए थे ताकि वो उनके साथ हाइकिंग पर जा सके, भले ही उन्हें सपाट रास्तों पर रहना पड़ता था। वो एक बहुत करीबी, खुशहाल परिवार लगते थे, ऐसा परिवार जो किसी भी चीज़ को अपनी यादें बनाने से नहीं रोकने देता। एक रात वो एक छोटी झील के पास अपने कैंपसाइट पर रुके, मार्शमैलोज भूने, आग के पास कहानियां सुनाई, वही सामान्य कैंपिंग वाली बातें। लड़का जल्दी सोने चला गया और उसके माता पिता थोड़ी देर और जागे और शांति का आनंद लेने लगे। और फिर थोड़ी देर बाद उन दोनों को भी नींद आ गई, लेकिन जब वो जागे तो वो लड़का गायब था। मैं उस आतंक की कल्पना नहीं कर सकता जो उन्हें तब महसूस हुआ होगा जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा टेंट में नहीं है। उन्होंने हर जगह उसकी तलाश की, उसका नाम पुकारा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं था।
उसकी व्हीलचेयर वहीं थी, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने टेंट के पास छोड़ी थी। ये समझ में नहीं आता था, वो अपने आप चल नहीं सकता था तो वो गायब कैसे हो सकता था। हमें अगली सुबह जल्दी कॉल आया। सर्च टीमें तुरंत भेजी गईं। हमने बहुत सोचा, शायद उसे कोई जानवर ले गया या शायद कोई इंसान, लेकिन किसी का भी कोई निशान नहीं था। किसी संघर्ष का कोई संकेत नहीं था। व्हीलचेयर को छुआ तक नहीं गया था और कैंपसाइट से दूर जाने वाले कोई पदचिह्न नहीं थे। फिर 2 दिन बाद हमें वो मिला। वो 47 मील दूर मिला, एक ऐसे पहाड़ की चोटी पर जहां उसके लिए अपने आप पहुंचना असंभव था, भले ही वो चल सकता होता। वो बिना किसी चोट के एक चट्टान पर बैठा था, नीचे की घाटी को देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। लेकिन ये सबसे अजीब बात नहीं थी। उसके पास एक बड़ा जर्मन शेफर्ड कुत्ता था, काला और ग्रे रंग का, जिसकी आंखें बहुत समझदारी वाली लग रही थीं। जब सर्च टीम उनके पास पहुंची तो उसने ना गुर्राया और ना ही आक्रामक व्यवहार किया। वो बस वहां खड़ा था, जैसे लड़के की रखवाली कर रहा हो और हमारे आने का इंतजार कर रहा हो। जब लड़के के पिता उसे गले लगाने के लिए नीचे झुके तो बस कुत्ते ने एक बार भौंका और फिर जंगल में भाग गया। उसे कोई पकड़ नहीं सका, वो बस पेड़ों में गायब हो गया। लड़का थोड़ा भ्रमित था, लेकिन बाकी सब ठीक था। वो बता नहीं सका कि वो वहां कैसे पहुंचा। उसे बस इतना याद था कि वो अपने टेंट में सोया था और पहाड़ पर उस कुत्ते के साथ जागा। उसने कहा कि कुत्ता उसके साथ पूरे वक्त रहा, उसे गर्म रखा और पेड़ों में किसी चीज पर गुर्राता रहा। हमें वो कुत्ता कभी नहीं मिला। उस इलाके में किसी के पास ऐसा जर्मन शेफर्ड नहीं था और स्थानीय शेल्टर्स में भी ऐसा कोई कुत्ता लापता नहीं था। ऐसा लगा जैसे वो जानवर कहीं से प्रकट हुआ, अपना काम किया और फिर गायब हो गया। ये मामला मुझे लंबे समय तक परेशान करता रहा। लड़के की वजह से नहीं, वो तो ठीक था, बल्कि इसकी असंभवता की वजह से। एक व्हील चेयर पर बैठा बच्चा 47 मील दूर पहाड़ की चोटी पर बिना किसी स्पष्टीकरण के कैसे पहुंच सकता है? और वो कुत्ता क्या था? कोई रक्षक, कोई आत्मा? मुझे नहीं पता, लेकिन ये पहली बार नहीं था जब ऐसी घटना हुई थी। कुछ साल पहले एक और रेंजर ने मुझे एक मामले के बारे में बताया जहां एक महिला अपने बॉर्डर कॉली कुत्ते के साथ हाइकिंग कर रही थी और फिर वो गायब हो गई। कुत्ता हफ्तों बाद अकेला वापस आया, पूरी तरह स्वस्थ दिख रहा था, लेकिन उसकी मालकिन का कोई निशान नहीं था। हमें वो महिला कभी नहीं मिली। वो कुत्ता ये नहीं बता सका कि वो कहाँ था और ना ही हम ढूंढ पाए। फिर एक लॉस्ट कैंपर्स की कहानी है। इसके बारे में यहाँ बहुत बात होती है, हालांकि इसकी कभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई। ये उन कहानियों में से है जो रेंजर से रेंजर तक पहुंचती हैं और हर बार ये थोड़ी और परेशान करने वाली हो जाती हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि 1970 के दशक में कुछ कैंपर्स लापता हो गए थे। वो कॉलेज के छात्र थे जो पार्क के उत्तरी हिस्से में किसी भी स्थापित कैंपसाइट से दूर एक वीकेंड ट्रिप पर गए थे। उन्हें रविवार को लौटना था, लेकिन वो कभी नहीं आए। एक सर्च टीम भेजी गई और कुछ दिनों बाद उन्हें उनका कैंपसाइट मिला। टेंट अभी भी लगे हुए थे, खाना बाहर रखा हुआ था, लेकिन सारे कैंपर्स गायब थे। अजीब बात यह थी कि कैंपसाइट पूरी तरह अछूता था, जैसे वो बस एक पल के लिए कहीं गए हों और कभी वापस ना आ पाए हों। कोई संघर्ष के निशान नहीं थे, कोई जानवर के निशान नहीं थे, कुछ भी ऐसा नहीं था जो ये बताए कि वो हमले का शिकार हुए थे या भटक गए थे। कुछ समय बाद उनमें से एक कैंपर ठोकरें खाता हुआ रेंजर स्टेशन पर आया, भ्रमित और उलझन में। वो नहीं बता सका कि क्या हुआ था या बाकी लोग कहाँ गए
वो बस इतना कह सका कि उन्होंने जंगल में कुछ सुना था, कुछ जो उन्हें पुकार रहा था, और वो सभी उसके पीछे चले गए। लेकिन जब पूछा गया कि वो क्या था, तो वो समझा नहीं सका। वो बस यही कहता रहा, वो कोई इंसान नहीं था। उसके साथ के बाकी कैंपर्स कभी नहीं मिले। हमें ऐसी कहानियां बहुत मिलती हैं, हाइकर्स या कैंपर्स जो जंगल में ऐसी चीजें सुनते हैं जिन्हें वो समझा नहीं सकते। कुछ कहते हैं कि वो अपने नाम की पुकार सुनते हैं, तो कुछ कहते हैं कि वो संगीत सुनते हैं, जैसे हवा में दूर से कोई गाना गा रहा हो। वो हमेशा उन्हें रास्ते से हटाकर जंगल की गहराई में ले जाते हैं। कभी कभी वो वापस आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर बार नहीं आ पाते। मैं पहले सोचता था ये बस हवा है या शायद दिमाग का वहम। लोग बीच जंगल में होने से डर जाते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा मैं इन कहानियों को सुनता हूँ, उतना ही इसे कल्पना मानना मुश्किल हो जाता है। वहाँ कुछ तो ज़रूर है। पार्क का एक हिस्सा है जिसे हम डेड जोन कहते हैं। कोई नहीं जानता कि इसे ये नाम कैसे मिला, लेकिन ये नाम बस चल पड़ा। ये कोई आधिकारिक नाम नहीं है, लेकिन हम जितना हो सके इससे बचते हैं। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ कंपास काम करना बंद कर देते हैं और जीपीएस सिग्नल पूरी तरह गायब हो जाते हैं। चाहे आप अपने सारे उपकरण पूरी तरह ठीक करके चल रहे हों, लेकिन जैसे ही आप उस जोन में कदम रखते हैं, ऐसा लगता है जैसे आप बाकी दुनिया से कट गए हों। वहाँ समय भी अलग तरह से चलता है। आपको लगता है कि आप 1 घंटे से चल रहे हैं, लेकिन जब आप बाहर आते हैं तो सिर्फ कुछ मिनट बीते होते हैं, या इसके उलट होता है। सबसे बुरी बात यह है कि ऐसी कहानियां हैं कि लोग वहां गए और कभी वापस नहीं आए। करीब 15 साल पहले एक अनुभवी हाइकर डेड जोन में गायब हो गया था। हमने हफ्तों तक उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। फिर करीब 1 साल बाद एक और हाइकर को उसके कपड़े एक पेड़ की टहनी पर लटके मिले। साथ में उसका वॉलेट और चाबियों का एक सेट भी मिला। अजीब बात यह थी कि कपड़े, चाबियां, सब कुछ एकदम नया लग रहा था, ना गंदा ना घिसा हुआ। और उसके परिवार ने पुष्टि की कि वो सभी उसी के थे, लेकिन हमें उसका कोई और निशान नहीं मिला। मैं उस जगह के बारे में ज़्यादा ना सोचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभी देर रात को जब मैं गश्त पर होता हूँ और जंगल डरावने ढंग से शांत होता है, मैं खुद को ये सोचते हुए पाता हूँ कि कितने लोग वहाँ खो गए होंगे, कितने अभी भी वहाँ हैं, भटक रहे हैं, वापसी का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने क्या क्या देखा होगा। मैं और बता सकता हूँ, ऐसी अनगिनत कहानियाँ हैं, हर एक पिछली से ज़्यादा अजीब, और फिर भी किसी तरह वो सभी आपस में जुड़ी हुई लगती हैं। मैं हाल में उन लोगों के बारे में बहुत सोच रहा हूँ जिन्हें हमने सालों में खोया। कुछ को हमने ढूंढ लिया, लेकिन कुछ को नहीं। और कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मैं सोचता हूँ कि क्या वो वाकई कभी गए भी थे। शायद किसी तरह वो अभी भी वहाँ हैं, हमारी पहुँच से बस थोड़ा सा दूर, और हमें देख रहे हैं, जबकि हम अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं, इस सच्चाई से अनजान कि इन जंगलों में वाकई क्या है। मुझे नहीं पता वहाँ क्या इंतज़ार कर रहा है, लेकिन मैं कभी कभी कुछ महसूस करता हूँ। हर रेंजर जो यहाँ लंबे समय से है, वो भी यही महसूस करता है। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप वाकई देख सकते हैं, आप बस एक मौजूदगी महसूस करते हैं। इन जंगलों में कुछ है, कुछ ऐसा जो हमसे बहुत पहले यहाँ था, और कुछ ऐसा जो हमारे मरने के बाद भी यहीं रहेगा। शायद मुझे वो कभी ना मिले, शायद मैं उसे ढूंढना भी नहीं चाहता, और कौन जानता है, शायद एक दिन मैं ही वो हूँ जो वहाँ गायब हो जाए। जो कुछ भी वहाँ है, उसे इस बात की परवाह नहीं कि आप कितने अनुभवी हैं या आपको लगता है कि आप कितने तैयार हैं।
उसे इस बात की परवाह नहीं कि आपने 100 अजीब चीजें देखी हैं या एक भी नहीं। जब वो आपको चाहता है वो आपको ले लेता है। कोई सवाल नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। मैं बस उम्मीद करता हूं कि अगर मैं कभी यहां गायब हो जाऊं तो कोई मेरी तरह हो जो मेरी कहानी सुना सके।